नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था, उसी का यह दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा। तो आवृत्ति के घटने से जो परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात होगा वह घटेगा। क्यों? क्योंकि होता है आपका एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल। देखिए यहाँ पे एक्सएल क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती। अगर एक्सएल घटेगा तो एफ भी घटेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 41 का ये ऑप्शन घटेगा। आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिघात क्या होगा। यानी कि एक्स सी अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका संधारित्र प्रतिघात क्या होगा। यही है आपका संधारित्र प्रतिघात एक्स सी है, ये क्या होगा 1/2 पाई एफ सी। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। एक्सएल अगर बढ़ेगा तो आपका सी घटेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आवृत्ति के बढ़ने से जो परिपथ का संधारित्र प्रतिघात होगा वह घटेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा क्या होगी। तो आपको पता है कि यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो जो परिपथ की धारा होगी वह दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में, जैसे एक्सएल इक्वल टू होता है, यहाँ पे हो जाएगा दोगुनी हो जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन है, 100 साइकिल पर सेकंड आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा पर कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया जाता है। यदि आवृत्ति घटकर 25 साइकिल पर सेकंड हो जाती है तो रिएक्टेंस क्या होगा। ऑप्शन है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 50 ओम। क्या हो जाएगा, ये आपका 50 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पे 50 ओम। इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए ऐसे फार्मूला एक्स इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी से निकाल लेंगे हम लोग रिएक्टेंस। तो यहाँ पे 50 ओम आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ का गुणांक जो थीटा गुणांक क्या होता है। तो परिपथ का होता है प्रतिबाधा गुणांक, या कहिए या कुछ कहिए, तो ये होता है R/Z। यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा R/Z। 46 नंबर क्वेश्चन है, 0.6 शक्ति गुणांक पर पश्चगामी पर एक एसी परिपथ का इनपुट 10 किलोवाट एम्पियर है। परिपथ द्वारा ली गई शक्ति किलोवाट में क्या होगा। तो यदि 0.6 शक्ति गुणांक पर पश्चगामी पर एक एसी परिपथ का इनपुट 10 किलो वोल्ट एम्पियर है तो परिपथ द्वारा ली गई शक्ति के डब्ल्यू जो होगा, यह होगा आपका फार्मूला क्या होता है कि के डब्ल्यू इक्वल टू होता है आपका के वी ए इंटू कास फाई। तो परिपथ द्वारा ली गई शक्ति के डब्ल्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू कास फाई का मान 0.6 दिया है, यानी कि गुणा हो जाएगा 6 आ जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी एसी परिपथ द्वारा ली गई आभासी शक्ति 20 किलो वोल्ट एम्पियर है और रिएक्टिव शक्ति 12 किलो वोल्ट एम्पियर है। परिपथ की वास्तविक शक्ति क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि के वी ए इक्वल टू के वी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है के वी ए आर का होल स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग के डब्ल्यू निकाल लेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 16 किलो वाट आ जाएगा आपका सही आंसर। यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इन दोनों को घटा देंगे, फिर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या है।
तो रिएक्टिव पावर की यूनिट होता है VAR। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक RLC परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 16 ओम है, तो परिपथ का इम्पीडेंस क्या होगा, यानी कि प्रतिबाधा क्या होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है आपका, तो RLC परिपथ का है प्रतिरोध है, तो इसके लिए जो प्रतिबाधा Z इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका जेड का मान। यहाँ पे दिया है आर का मान दिया कितना, 6 ओम, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है 8 ओम और फिर जो है 16 ओम, इन दोनों को घटा के वर्ग कर देंगे। इसके बाद आपका सही आंसर आ जाएगा आपका हल करने पर 10 ओम। आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 10 ओम। 50 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 हेनरी के इंडक्टेंस वाली कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। तो इसका जो होगा वह होगा, फार्मूला क्या यूज करते हैं, एक्सएल इक्वल टू यूज करते हैं 2πfl। इस फार्मूले से हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे एक्सएल का मान, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 157 ओम। 51 नंबर क्वेश्चन है, 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कॉइल 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी है, कॉइल का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो इसका जो शक्ति गुणांक होगा वह आएगा 0.8, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 0.8। 52 नंबर क्वेश्चन है, समांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2, ये स्क्वायर नहीं है, ये वाला I2 रहेगा, ये I स्क्वायर नहीं रहेगा। कुल धारा क्या होगा, समांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं, तो कुल क्या होगा धारा। तो कुल धारा होगा कि I1 और I2 का सदिश योग होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि शाखा का इंडक्टिव द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्या निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन 1/r, R/Z, Z²/r, 1/x। तो शाखा का इंडक्टेंस यानी कि जी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, या निर्धारित किया जाता है जी इक्वल टू 1/r होता है, आपको पता होगा जी इक्वल टू 1/r होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि शाखा का सस्पेंटेंस बी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो बी होता है यह बी बराबर होता है 1/x के, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बी इक्वल टू 1/x। 55 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कुल धारा क्या होगा। ये 3 एम्पियर का धारा है, ये 4 एम्पियर का धारा है, जिसमें जो फार्मूला यूज करेंगे धारा के लिए आई इक्वल टू, जो फार्मूला लगाते हैं हम लोग IR² प्लस IL माइनस IC का, ये आई रहेगा IC का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से जो दिया रहता है उसका मान पुट कर देंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसका मान 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है IR का मान दिया है आपका 4 एम्पियर, फिर ये है कॉयल है, तो यहाँ पे देखिए कॉयल, यहाँ पे यल नहीं है, सॉरी यल का मान दिया है 3 एम्पियर, इसका वजह कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर नहीं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये फिर इसका वर्गमूल आपका आ जाएगा 5 एम्पियर, आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में दर्शाए गए धारा की कुल शक्ति कितनी होगी। कि इसमें जो धारा की कुल शक्ति होगी यह होगा कि V1 cos φ1 और V2 cos φ2, ये स्क्वायर, ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ये नीचे सब रहेगा, जैसे VI1 cos φ1 और VI2 cos φ2।
57 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ के कुल एडमिटेंस y की गणना किसके द्वारा करते हैं? तो आपको पता होगा कि y इक्वल टू होता है √g² + b²। 58 नंबर क्वेश्चन है, V वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं, कौन सा परिमाण समान होगा? तो इनमें से जो परिमाण समान होगा वह रहता है आपका कि प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज समान रहता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना होता है? तो दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का जो विद्युतीय विस्थापन होता है वह 90 डिग्री होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 90 डिग्री। 60 नंबर क्वेश्चन है, थ्री फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना होता है? तो दो फेज में 90 डिग्री होता है और थ्री फेज में होता है आपका 120, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा 120। टू फेज में 90 डिग्री और थ्री फेज में 120 डिग्री होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग क्या होती है? तो समान फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की जो रेटिंग होती है वह बढ़ती है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा बढ़ती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल फेज संचारणा की तुलना में तीन फेज संचारण की दक्षता कितनी होती है? तो सिंगल फेज संचारण की तुलना में थ्री फेज संचारण की जो दक्षता होती है वह अधिक होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा अधिक। यानी कि थ्री फेज की जो संचारण क्षमता होती है वह अधिक होती है और सिंगल फेज की जो होती है उसकी संचारण क्षमता कम होती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, बहुफेजी मोटरें डट 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 कम होती हैं। तो जो बहुफेजी मोटरें होती हैं वह एक्सेलरी सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता कम होती है। बहुफेजी मोटरों में एक्सेलरी सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता कम होती है। 64 नंबर क्वेश्चन है, थ्री फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन है टैकोमीटर, वोल्टमीटर, फेज अनुक्रम, इंडिकेटर, आवृत्ति मीटर। तो थ्री फेज सप्लाई का जो फेज अनुक्रम होता है यह निर्धारित किया जाता है आपका फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा फेज अनुक्रम इंडिकेटर। 65 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में थ्री फेज अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजिंग समांतर ऑपरेशन क्या होता है? तो सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में तीन फेज अल्टरनेटर तुल्यकालन समांतर ऑपरेशन सरल होता है, जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा सरल होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में थ्री फेज संचारण की तांबा क्षति क्या होती है, यानी कि ताम्र हानियाँ क्या होती है? तो ताम्र हानियाँ कम होती हैं, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में थ्री फेज संचारण में जो ताम्र हानि का होती है वह कम होती है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है वह कम होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचारण प्रणाली क्या होता है? तो सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचारण प्रणाली अधिक निर्भर योग्य होती है, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा अधिक निर्भर योग्य होती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, बहुफेजी प्रणाली में फेज अनुक्रम किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो बहुफेजी प्रणाली में जो फेज अनुक्रम होता है वह आर वाई बी द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा RYB। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्टार जोड़ के लिए बाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। तो स्टार जोड़ के लिए जो बाइंडिंग का जो टर्मिनल होता है उससे हम लोग जोड़ते हैं बाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन से हो जाएगा कि स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जोड़े जाते हैं। और डेल्टा में क्या होता है कि एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तो वही अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग के जो टर्मिनल होते हैं वो एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा
और दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्टार जोड़ में क्या होता है? तो आपको पता होगा स्टार जोड़ में क्या होता है कि वी एल इक्वल टू अंडर रूट 3 वी पी एच होता है। स्टार वाले में धारा समान होता है, लाइन धारा और फेज धारा समान होता है, जबकि वोल्टेज क्या होता है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का अंडर रूट 3 गुना होता है। और स्टार जोड़ में क्या होता है, 73 नंबर क्वेश्चन है, तो स्टार में क्या होता है आपका वोल्टेज समान रहता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होता है, जबकि धारा जो धारा होती है वह फेज धारा का अंडर रूट 3 गुना होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार जोड़ में क्या होता है, तो स्टार जोड़ में होता है आपका वो धारा समान होती है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। और यहाँ पे है डेल्टा जोड़ में क्या होता है, तो डेल्टा जोड़ में क्या होता है आपका धारा आपका यहाँ पे हो जाएगा वीएल इक्वल टू वीपीएच, यानी कि जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज के बराबर होता है, जबकि आपका जो धारा होता है वह अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पूछा है 75 नंबर क्वेश्चन में कि डेल्टा जोड़ में क्या होता है, तो डेल्टा जोड़ में होता है वोल्टेज समान होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होता है, जबकि धारा अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो लाइन धारा होती है वह फेज धारा का अंडर रूट 3 गुना होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, थ्री फेज लोड की पावर शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है? तो थ्री फेज लोड की पावर की अभिव्यक्ति जिसके द्वारा निर्धारित की जाती है वह रहता है कि अंडर रूट 3 वी एल आई एल कास फाई। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, स्टार जोड़ में तीन समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल में धारा क्या होगी? तो स्टार जोड़ में तीन समान लोड जुड़े हैं तो न्यूट्रल में धारा शून्य होती है, ये धार नहीं रहेगा, ये धारा रहेगा। तो इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा कि न्यूट्रल में धारा शून्य होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पियर है, प्रत्येक फेज में धारा कितनी होगी? तो प्रत्येक फेज में धारा क्या होगी, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10/√3 एम्पियर की धारा होगी, क्योंकि डेल्टा में आपका आई अलग होते हैं। यहाँ पे जो लाइन धारा होती है, लाइन वोल्टेज लाइन धारा, वह आपके फेज धारा का अंडर रूट 3 गुना होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लाइटिंग लोड थ्री फेज 4 वायर सप्लाई प्रणाली से जुड़ी है, इस प्रणाली में क्या होगा? इस प्रणाली में न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं ले जाती है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधिकाल कितना होगा? तो आपको पता होगा कि फार्मूला होता है आपका टी इक्वल टू 1/f, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी टी है आपका अवधिकाल यानी कि आवर्तकाल है, समझ लीजिए। इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.2 मिली सेकंड। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।